कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज का ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो भी फॉर्मूलास आते हैं वही काम आते हैं। आगे जो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के रिलेटेड जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बनते हैं वहाँ पे काम आ सकता है वो कंसेप्ट। और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बनेंगे वहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें काम आएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना सिर्फ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल के लिए, एमसीक्यू के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थियरी में भी पूछा जा सकता है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये थियरी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो खास ध्यान देना आज के लेक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। So let me consider one situation. Z, X, Y. Suppose electric field is oscillating like this. ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। This is nothing but electromagnetic wave. Electric field is oscillating sinusoidally with Z coordinate. Electric field is oscillating with Z coordinate, with Z at a given time. Same way, magnetic field is also oscillating. Magnetic field is also oscillating sinusoidally with Z. So electric field and magnetic field both are oscillating with Z at a given time. तो इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए? इसका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना हो तो याद हो तो हमने कोई वेव कंसिडर किया था स्टैंडर्ड 11 में, याद हो तो ऐसा ट्रैवलिंग वेव कंसिडर किया था क्या? ठीक। और वेव ट्रैवल कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ठीक।
और इसके पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इसके पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल कुछ यहाँ तक जा रहा है, ये पार्टिकल कुछ यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्या ठीक। समय के साथ उनका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बना था, याद हो तो, y इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था, एम्पलीट्यूड a। तो y इज इक्वल टू a साइन दिस वेव इज प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो क्या बनेगा, a साइन kx माइनस ओमेगा t, बिकॉज हियर displacement is the function of x and t, right, and this is sinusoidal wave। तो इक्वेशन क्या बनेगा, a sin kx माइनस ओमेगा t। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या बता रहा है, दिस वेव इज प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होती तो क्या आता, वेव इज प्रोपागेटिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो वेव प्रोपागेट कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, इन x डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, x। समय के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक। टाइम के साथ ये पार्टिकल अभी कुछ समय पे यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर तक जाएगा मैक्सिमम, फिर वापस नीचे, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ और x के साथ, पोजीशन के साथ। पोजीशन के साथ हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है। तो here displacement that is the function of x and t, a that is maximum displacement। तो maximum displacement जो है वो एम्पलीट्यूड, ठीक। तो इक्वेशन क्या बना था, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। यहाँ पे क्या ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा ई एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं ई नॉट। तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एज इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, के जेड माइनस ओमेगा टी, क्या ठीक। तो ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन। सेम वे इफ यू वांट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या बने, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेट कर रही कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो क्या बनेगा, बी वाई इज इक्वल टू, सिंपली आप ई और बी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बी वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट साइन वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में। तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, क्या ठीक। सिंपली फ्रॉम फिगर it is clear that electric field and magnetic field are perpendicular to each other. From figure it is clear that electric field and magnetic field are perpendicular to each other and are perpendicular to the direction of propagation। और किसके परपेंडिकुलर है, एंड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेशन कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स और जेड दोनों परपेंडिकुलर है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट करी, वाई में, और प्रोपागेशन कौन सी डायरेक्शन में, जेड में, तो वो भी परपेंडिकुलर है।
So from figure it is clear that electric field and magnetic field are perpendicular to each other and are perpendicular to the direction of propagation. चल यहाँ पे K क्या है? K that is nothing but magnitude of wave vector. Magnitude of wave vector. K का फॉर्मूला क्या बने? K इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमड़ा. K इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमड़ा. व्हाट इज लेमड़ा? लेमड़ा दैट इज वेव लेंथ, राइट? वेव लेंथ. तो K इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमड़ा. K दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर. वेव वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? K वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. K वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. K वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. नाउ K की बात हो गई. K को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर. स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा बनेगा 2 पाई एफ, के बनेगा 2 पाई बाय लेमड़ा. तो कभी कभी यहाँ पे के की जगह 2 पाई बाय लेमड़ा सब्स्टिट्यूट किया हो और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखा हो तो भी इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेमड़ा और एफ के टर्म में. क्या ठीक? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेन ये हमें याद होना चाहिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे वायर लिया था डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे ऑसिलेशन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. E इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड E नॉट साइन K दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर. प्रोपागेशन कौन सी डायरेक्शन में? Z माइनस ओमेगा टी. सेम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए By इज इक्वल टू B नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी. समझ में आया? एकदम परफेक्ट. चल ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई. आगे और भी पढ़ना है, आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करना है, पर पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. चलो इक्वेशंस तो मिल चुके. अब स्पीड की बात कर लें. क्या होगी स्पीड? स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय द फॉर्मूला ओमेगा बाय के. क्या फॉर्मूला बनता है? ओमेगा बाय के. याद हो तो स्टैंडर्ड 11 में पढ़े थे. स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव दैट इज ओमेगा बाय के. चलो ओमेगा बाय के से एक और रिलेशन मिलेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा? ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनता है? 2 पाई एफ. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के? दैट इज 2 पाई बाय लेमड़ा. 2 पाई विल गेट कैंसल. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. तो स्पीड का एक और फॉर्मूला बनेगा. स्पीड इज इक्वल टू एफ लेमड़ा. तो स्पीड के दो इक्वेशन मिले. एक बना ओमेगा बाय के, एक बना स्पीड इज इक्वल टू एफ लेमड़ा. चलो तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वी नो दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम और फ्री स्पेस दैट इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट. सो C इज इक्वल टू एफ लेमड़ा. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस और वैक्यूम एट द टाइम C इज इक्वल टू एफ लेमड़ा. अगर कोई मीडियम होगा तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू एफ लेमड़ा. ठीक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे आए. सो द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ
E vector and B vector is E by B is equal to C. The relation between magnitude of electric field and magnetic field is E by B is equal to C. What is C? C, that is speed of light. तो E by B क्या बनेगा? Is equal to C. The electromagnetic waves are self-sustaining oscillations of electric and magnetic field in free space or vacuum. The electromagnetic waves are self-sustaining oscillations of electric and magnetic field in free space or vacuum. तो फ्री स्पेस या वैक्यूम कंसिडर करें तो आपको मालूम है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल रीजनरेट ईच अदर. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी. Therefore, we can say that the electromagnetic waves are self-sustaining oscillations of electric and magnetic fields in free space or vacuum. Here, for propagation of electromagnetic wave, material medium is not required. Medium की कोई ज़रूरत नहीं है. They can propagate in vacuum also, free space or vacuum. Therefore, this electromagnetic waves are non-mechanical waves. कैसे waves हैं? Non-mechanical waves. Why they are called non-mechanical waves? Because no medium is required for the oscillation of electric field and magnetic field. यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में भी प्रोपागेट कर सकता है. पहले ऐसा माना जाता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही हैं वो किस में ऑसिलेट कर रही हैं? कोई इलास्टिक मीडियम में ऑसिलेट कर रही हैं. कोई ऐसा मीडियम, इलास्टिक मीडियम तो है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसा माना जाता था. और ऐसा बोल दिया गया कि हर जगह स्पेस में और मैटर में एक इलास्टिक मीडियम है जिसको नाम दिया गया ईथर. पर बाद में ये प्रूव हुआ कि ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट करता नहीं है, ऐसा कोई इलास्टिक मीडियम नहीं है. बिकॉज सन रेज जो आ रहे हैं, ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, अर्थ तक आ रहे हैं और बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है. देन ऑल्सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपागेटिंग. तो कोई मीडियम है नहीं. इन वैक्यूम ऑल्सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपागेट. देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स. कैसे वेव्स बोले जाते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स. अब आगे बात करें. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम is c is equal to 1 upon under root mu naught epsilon. Speed of electromagnetic wave in free space or vacuum is given by this formula. C is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught. That is the speed of light in vacuum. C क्या बनता है? Speed of light in vacuum, and light is nothing but electromagnetic wave. In medium, if we want speed of light or electromagnetic wave in medium, then it is given by the formula V is equal to 1 upon under root mu epsilon naught. What is mu naught? That is permeability of free space. What is epsilon naught? That is permittivity of free space. Mu, that is permeability of medium. Epsilon, that is permittivity of medium. From these formulas, it is clear that speed of light depends
on electric and magnetic properties. किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। इससे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि मीडियम कितना डेंसर है, रेयर है। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि म्यू क्या है? दैट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये हो गई 3 कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दिस स्पीड ऑफ लाइट इज इम्पोर्टेंट कांस्टेंट. We can define standard unit of length in terms of c for a given unit of time. मतलब लेंथ का यूनिट डिफाइन किया गया यहाँ से c के वैल्यू से, बिकॉज दिस इज फंडामेंटल कांस्टेंट एंड दिस फंडामेंटल कांस्टेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी डिफाइन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये हो गई 3 कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, पर पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. कैसे वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव. हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में. हियर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, देयरफॉर दिस वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electromagnetic waves carry energy. Electromagnetic waves carry energy from one place to another. Electromagnetic waves carry energy from वन प्लेस टू अनदर. इसका एक एग्जाम्पल बताऊं तो सनलाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो सनलाइट कम्स फ्रॉम सन टू द अर्थ एंड इट हैज़ सम एनर्जी, हीट एनर्जी. हम वो एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस वे एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू अर्थ in the form of electromagnetic waves. So electromagnetic waves carry energy from one place to another. Thus our existence is possible on the earth. अगर ये चीज़ नहीं होती तो हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं होता, वो एनर्जी हमें मिलती नहीं और काफ़ी सारी प्रोसेस स्टॉप हो जाती. ठीक. नेक्स्ट दैट इज अबाउट मोमेंटम. When electromagnetic waves of energy U on the surface area A perpendicular to the direction of propagation
When electromagnetic waves of energy U made incident on the surface area A perpendicular to the direction of propagation, then it exerts pressure on it and it is called radiation pressure और रेडिएंट प्रेशर। क्या बोला जाता है? रेडिएंट प्रेशर। When electromagnetic waves of energy U made incident on the surface area A perpendicular to the direction of propagation, then it exerts pressure on it and it is called radiant pressure. And due to this pressure, some momentum is transferred to the surface. And formula of that momentum is U by C. Momentum imparted to the surface is given by ratio of energy of electromagnetic wave to the speed of light. P is equal to U by C. This is the formula. और ये जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है चैप्टर नंबर 11 के कंसेप्ट से, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ से हमें पता चल रहा है वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। बट रेडिएशन हैज़ अ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो वेव नेचर के बारे में तो हमें पता चल गया, ठीक है। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि रेडिएशन हैज़ वेव नेचर। पर चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो जब हम पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे तब हमें वहाँ से ये फॉर्मूला मिलेगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन सी, पी इज इक्वल टू यू बाय सी। ये फॉर्मूला वहाँ से मिलता है। तो अभी सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी यू इज यू बाय सी। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन energy is absorbed completely, complete absorption होगा तभी यहाँ पे लगा पाएंगे। When energy is absorbed completely at that time momentum transfer to the surface is u by c। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। चल इतना लिख लो, फिर और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, अभी कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हुई नहीं है, और भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। एक और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो लिख लेते हैं। 7 डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। ध्यान से देखो, वेक्टर E कहाँ पे मिल रहा? X डायरेक्शन। वेक्टर B कौन सी डायरेक्शन में है? Y डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B कौन सी तरफ मिलेगा? वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, Z। So that is nothing but that is the direction of propagation of electromagnetic wave. So vector E cross vector B will give you the direction of propagation of electromagnetic wave। जब डायरेक्शन पता लगानी होगी तो वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B लगा दो, तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये हो गई 7 कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। थोड़ी बहुत और कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, पर पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। Next characteristic, that is in the free space of region with electric field has energy density UE is equal to half epsilon naught E square।
याद करो, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था चैप्टर नंबर 2 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। एनर्जी डेंसिटी UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इन द फ्री स्पेस ऑफ रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ एनर्जी डेंसिटी दिस मच, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। चलो, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय UB इज इक्वल टू, याद करो UB का फॉर्मूला हमने कहाँ पे लाया था, चैप्टर नंबर 6 में, एक एग्जाम्पल में हमने ऑब्टेन किया था। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलेनॉइड UB इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, याद है? यस और नो? सो हियर वी कैन राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी U इज इक्वल टू UE प्लस UB, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी U इज इक्वल टू UE प्लस UB। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, U इज इक्वल टू दिस द एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो U इज इक्वल टू UE प्लस UB। तो UE कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, UB कितना है, B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बट when we think of electromagnetic waves, at that time this electric field and magnetic field both are function of sine and cosine। अभी हमारे पास साइन का इक्वेशन मिला था, क्या फॉर्मूला था E का, EX इज इक्वल टू E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी। BY का फॉर्मूला क्या मिला हमें, BY इज इक्वल टू B नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसके फंक्शन है, साइन के, और वो समय के साथ चेंज होते जाएंगे, इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ ERMS इंस्टेड ऑफ E, BRMS इंस्टेड ऑफ B। एनर्जी डेंसिटी of electromagnetic wave, that is U is equal to half epsilon naught E square RMS plus B square RMS अपॉन 2 म्यू नॉट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी को निकालने को बोले तो क्या यूज़ करना है, ERMS इंस्टेड ऑफ E, BRMS इंस्टेड ऑफ B। तो फॉर्मूला बनाया जाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS प्लस B स्क्वायर RMS अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक, चलो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो क्या बनेगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is defined as radiant energy passing through any surface of unit area perpendicular to it in 1 second। Intensity of electromagnetic wave is defined as radiant energy passing through any surface of unit area perpendicular to it in 1 second is called intensity of electromagnetic wave। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू रेडियंट एनर्जी U, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज U पासिंग थ्रू एनी सरफेस ऑफ यूनिट एरिया। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया
perpendicular to it in 1 second, it means unit time. So energy per unit area per unit time, that is nothing but intensity I. So I is equal to U by AT. तो ये फॉर्मूला बन गया एनर्जी का. एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज नथिंग बट पावर. सो दैट इज पावर पर यूनिट एरिया. तो ये भी एक फॉर्मूला बनेगा इंटेंसिटी का. तो इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं U बाय AT और पावर P अपॉन एरिया. तो यहाँ से हमें मिल जाएगी इंटेंसिटी. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, अच्छे से तैयार कर लें. अब इसके बाद हम एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. पर आज तक के लिए इतना ही. अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, फिर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल में मज़ा आएगा. यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ. मैं जानता हूँ आप लोगों को ये लिखना होगा, आपको समय मिलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.